बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ और हमारे साथ स्टूडियो में हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। कुछ लड़ाई का अपडेट आपको दे देंगे कि लड़ाई सीधी हमसे जुड़ी हुई है। भले ही हम कोई तोप गोले नहीं चला रहे, लेकिन सारा का सारा असर हम ही पर होता है, क्योंकि हम वो सारा तेल का वहाँ से आना और गैस का आना रुक जाता है। तो खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आग बहुत तेजी के साथ धधक रही है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर बारूदी हमले कर रहे हैं। 60 दिन का शुरुआती सीजफायर 6 दिन भी ठीक से नहीं चल पाया और अब दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर बमों की बारिश कर रही हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने कल ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। दावा तो 140 टारगेट्स को अटैक करने का है। हॉर्मुज के पास केशम द्वीप के पास भी हमला हुआ है। इसके अलावा बंदर अब्बास शहर है, वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। सेंट्रल ईरान के खोंदाब में अराक परमाणु रिएक्टर के पास धमाका हुआ है। इनका एक प्रांत है खुजेस्तान, उसके मशहर में भी पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले की खबर है। ये सबसे खतरनाक है। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमला होना सीधे सीधे दुनिया को झटका देता है। हमलों का जवाब ईरान ने भी दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन से हमले किए हैं। बहरीन, कतर, जॉर्डन, कुवैत, इन देशों में अमेरिकी एयरबेसेस को ईरान ने निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड ने यह भी साफ कहा है कि हॉर्मुज पर ईरान जहाजों की आवाजाही को रोक रहा है, इसीलिए ट्रंप के ऑर्डर पर ईरान को सबक सिखाया जा रहा है। वहीं ईरान की सेना IRGC ने भी कह दिया है कि संयम बरतने का समय जा चुका है, अब तो बदले का वक्त है। तो ये तो मैंने आपको अभी वॉर का अपडेट बताया। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के इस राउंड की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरीके से बंद है और वजह भी वही है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज उसके बनाए रूट को और उसके नियमों को मानकर जाएं। अमेरिका ऐसा नहीं होने दे रहा है। इसी को लेकर दोनों के बीच फिर से इस युद्ध की शुरुआत हुई है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीधे जहाजों को निशाना बनाता है। अभी उसने एक और जहाज को निशाना बनाया, उसमें भारत का एक व्यक्ति लापता है। 11 लोगों को बचा लिया गया, जिनको सब बचा लिए गए, लेकिन एक व्यक्ति उसमें भारतीय वो लापता है। अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर एतराज जताया है। ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज खुला हुआ है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है, अमेरिका कहता है कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं होने देंगे। ईरान दावा कर रहा है कि कल हॉर्मुज बंद होने के बाद से कोई जहाज वहां से नहीं गुजरा। अमेरिका की सेना कहती है कि 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा जहाज उसकी प्रोटेक्शन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। तो यही बात हम लोग समझना चाहते हैं कि ये इस बार जो कुछ हो रहा है, क्या अमेरिका किसी भी तरीके से जहाजों को वहां से निकाल पाने में कामयाब हो पा रहा है? दावा तो वह ऐसा कर रहा है। अब इस बार जो प्रॉब्लम है वो क्या बताई जा रही है, ईरान क्यों हमले करता है? सर, ये बताया गया कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके नॉर्थ में ऊपर पूरा ईरान है और नीचे ओमान है। अमेरिका ये कहता है कि जो शिपिंग चैनल ओमान के करीब है वहां से जहाज निकल सकते हैं। अच्छा, उसका ये भी कहना है कि यहां से जहाजों के जाने और दूसरी तरफ वापस आने का भी रास्ता बना हुआ है। तो ओमान के साथ सट के वहां से जहाज जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। ईरान कहता है नहीं, रूट तो हमारा ही मानना पड़ेगा, जो हमारे नॉर्दर्न टिप पर जो रूट है वहीं से जाए। और जितने जहाज ओमान के सामने से गुजर रहे हैं उन सबको वो टारगेट करता है। तो लड़ाई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की बना ही ली गई है ये ईरान के द्वारा, लेकिन अमेरिका का ये दावा कि 20 जहाज कल भी वहां से निकले हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। सर, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ निकला हो, नहीं निकला हो, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई, मैं तो कह रहा हूँ डे 1 से ये लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए थी और वहाँ से चल रही है अब तक। जिस तरह से बदलाव हुआ पिछले 5-7-10 दिन में, और मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा इसमें कामयाबी हासिल कर पाया और ईरान ने पूरी तरीके से उस पर रोक लगा। इसको फ्री नहीं रख पाएगा अमेरिका, इसको फ्री नहीं रख पाएगा और ये लड़ाई अब जब तक चलती रहेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ईरान के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि उसको मुंह खून लग गया है, तो वो इसको छोड़ने वाला नहीं है। और कल तो आपने वो पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि मुस्तफा का भी बयान आया है ना मुस्तफा का। उन्होंने तो सीधे बदले की बात उन्होंने की है। तो इसलिए ये लड़ाई अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा हम भूले नहीं हैं अपने प्यारे नेता का जाना, और वो मुझे लगता है अयतुल्लाह खमेनी का, और उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। 23 जुलाई को वो प्रेयर मीट रखी है वहाँ पर ईरान में, तेहरान में। उसमें बताया गया कि मुस्तफा वहाँ पर शायद हो सकते हैं। तो उस समय तक तो इस लड़ाई को रखेंगे कि भाई इसका बदला लिया जाए। और ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी तो सारी बातें ईरान मान चुका था, न्यूक्लियर पर भी मान गया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी मान गया था, तभी तो हम बात कर रहे थे। और 1 घंटे के अंदर उसने जो है हमले शुरू कर दिए जहाजों के ऊपर। बहुत भयानक हुआ है कल जो हुआ। नहीं, अब सवाल यह है कि ये बात कर क्या रहे थे दोनों देश?
क्या बात कर रहे थे? उस एमओयू साइन कर लिया भाई, केवल बात ही नहीं हुई, आपने दोनों राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर हैं उस एमओयू के ऊपर। वो इतना एम्बिगुअस एमओयू है, उसकी लेकिन भाषा पजेश्कियान ऐसी है कि उसमें इतनी पजेश्कियान गुंजाइश थी। ईरान में पजेश्कियान की कोई ताकत ही नहीं है ना। आप किसी भी आदमी से कर लेंगे कि भाई फैसला आपको करना है, साइन विजय त्रिवेदी से करवा लें तो उसका कोई मायने नहीं है ना। पजेश्कियान की कोई हैसियत ही नहीं है। तो मुश्तबा के कहे बिना साइन कर दिया होगा पजेश्कियान ने। आप देख लीजिए, अरे अभी तो हालत यह है कि आप समझिए तो सही ईरान को कि वहाँ पर जो मुस्तफा है वो भी अभी आईआरजीसी और आईआरजीसी के ऊपर जो रेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके कमांड में चल रहा है। खुद मुस्तफा भी, तो इसलिए आप वहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा। आप लोग बार बार करेंगे 2 राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर कर दिए, आप भूल ही जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था, शहबाज शरीफ ने किया था। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि वो क्यों टूट गया समझौता? अरे वो तो समझौते से पहले ही बता दिया था, ईरान के लोगों ने बता दिया था ये वो वहां कुछ कह के आता और यहाँ कुछ बताता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो शहबाज ने भी साइन कर दिया था तो ये एमओयू टूटना ही था। इसमें फिर भ्रम की गुंजाइश कहाँ रह गई? जिसको अपने देश में लोग नहीं मान रहे हैं, वही मैं सोच रहा हूँ कि जो पाकिस्तान जिसको प्रधानमंत्री नहीं मानता, आप उनको मानते हैं। उसको कह रहे हैं नहीं, वो गवाह है सर, उसने गवाह के तौर से, गवाह का आईक्यू थोड़ी चेक किया जाता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए फिर ऊपर वालों पे भी जाएगा, क्योंकि जिन्होंने किया वो। आप देखिए, मैं सीरियस बात कर रहा था, कहाँ ले आए इसको, इस चर्चा को। अच्छा, दूसरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद होगा, या यही कह रहे हैं ना, ये तो पक्के तौर पर बंद ही है। ईरान कह रहा है बंद ही है। ये अमेरिका का दावा है कि 20 जहाज हमने वहां से निकाले हैं। 150 के करीब जहाज निकलते थे, निकाले होंगे जो निकालेंगे। 150 के करीब जहाज रोजाना निकलते थे। अभी जब एमयू के बाद थोड़ी शांति हो गई थी तो शांति के पीक काल पर 70 जहाज निकले थे। अब वो 2-3-4 दिन पहले तक वो 30 हो गए थे। अब वो अमेरिका के बकौल अमेरिका 20 है और बकौल ईरान 0 है। लेकिन सवाल ये कि हमारा क्या, तो ये बताया ये जाता है, बाकी आने वाला दिन बताएगा कि हमने इसके ऑल्टरनेट्स ढूंढ लिए हैं। इस पूरी 4-4.5 महीने में भारत को जो करना है हम तय कर चुके हैं। इसलिए हमने तेल का आयात जो है बहुत सारे देशों से, लगभग 4 दर्जन देशों से शुरू कर दिया है। गैस का भी हमने और प्रबंध कर दिया। तो क्या अगर ये इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो भी जाए तो भारत पर उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भारत ने समय रहते तमाम दूसरे अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढ लिए, तमाम देशों से संपर्क कर लिया, तमाम रास्तों से भारत ऑयल मंगा रहा है, लेकिन वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। भारत इस बात को जानता है कि ये लंबे समय तक टेम्पररी और महंगा है, टेम्पररी और महंगा, और लंबे समय तक नहीं है। ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल नहीं जाता तब तक हम इन रास्तों से मांगेंगे। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही है उसमें तो लग रहा है कि लंबे समय तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने वाला है, और अगर ईरान की चलेगी तो वो उस पर टोल टैक्स वसूल करेगा। मतलब आपको वहां से बहुत की सामान्य स्थिति में वहां से जहाज नहीं निकलने वाले। अब जिस तरीके से ईरान वहां पर दावा कर रहा है, अमेरिका जिस तरीके से हमला कर रहा है, कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस ने अपना सबसे सीक्रेट प्लेन ईरान के पास भेजा है। चीन ने बहुत मिसाइलें खुफिया रास्ते से ईरान के पास भेजी है। तो क्या चीन और रशिया भी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरी लड़ाई के अंदर? और मुझे लग रहा है कि जिस तरह पर लड़ाई चली गई है, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत को हो या फ्रांस को हो या तमाम दुनिया के प्रभावशाली नेताओं को अब ट्रंप से बात करनी चाहिए कि भाई आपके कारण ये पूरा मामला गड़बड़ हो रहा है, और अब बाकी फिर दुनिया संकट अब ट्रंप नहीं, अब तो ईरान, ये तो जिद ईरान की है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मेरा कंट्रोल रहेगा। अब तो ये जिद छुड़वानी पड़ेगी। इंटरनेशनल फ्री वाटर्स को आपने बंधक कैसे बना लिया? नहीं, पहले तो जारी कर दिया था ना उसने, जाने के लिए छोड़ दिया था। पहले तो नहीं कर रहा था अपनी शर्तों पे, लेकिन बाद में जब वो कहा था कि उसने कहा था कि भाई मेरे जो फ्रीज अमाउंट है आप मुझे पूरा रिटर्न करो, तमाम जो बात है कि अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो मुझे लगा 60 दिन है ना, आपको 60 दिन में करो। ईरान है तो आप ईरान से बात कीजिए, जो भी अमेरिका ईरान दोनों से बात करो। ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप उस पर हमला करते रहो, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखे और दुनिया उसके लिए सफर। एक चीज और, एक और इसी पर एक अपडेट सर, इस ईरान पे आ रहा हूं आपके पास। ये जंग तो देखिए शुरू हो गई, एक व्यक्ति की मौत इस बीच हुई है। अब वो इतनी बड़ी बात बन जाएगी लगा तो नहीं था। ग्राहम लिंडसे सेनेटर थे, 71 साल के, अमेरिका के, बड़े कट्टर मतलब ये इसको वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस मानते थे। मतलब एक इस्लामी दुनिया और एक ईसाई दुनिया के बीच की जंग मानते थे। ये ट्रंप के बहुत करीबी थे और ये नेतन्याहू के बहुत करीबी थे। ईरान को तबाह करने की बातें रोजाना किया करते थे। नेतन्याहू इनको अपना अमेरिका में सबसे अच्छे दोस्तों में इनको गिनते थे, लेकिन इनकी सेहत को लेकर कभी कोई सवाल उठा नहीं। ऐसा बहुत एक्टिव आदमी थे। अचानक लेकिन ये खबर आई कि इनकी मृत्यु हो गई, दिल की धमनियां फट गईं। अब इसको लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। ईरान में तो टीवी पर जश्न मना है, टीवी पर
अनाउंसमेंट के साथ, मुस्कुराहट के साथ अनाउंस किया गया हंसते हंसते कि लिंडसे ग्राहम और ईरान का एक दुश्मन अपनी मौत मर गया। अब ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी मौत जो है वो कोई साजिश तो नहीं थी। ऐसी बातें जो हैं वो होने लगी हैं। अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान मुज्तबा खमनेई ने एक संदेश जारी किया था और कहा था कि सुप्रीम लीडर के हत्यारों से बदला लिया जाएगा। 3 ऐसे लोग हैं जो कि टारगेट पर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ट्रंप, नेतन्याहू और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर, कि ये लोग हैं ईरान की हिट लिस्ट में। और ये लिंडसे ग्राहम चूंकि बहुत एक्टिव और वोकल आदमी थे, तो इनकी मौत पर भी ये साजिशी सिद्धांत लागू हो गया है। आप ये देखिए जरा उनके टीवी पर कैसे बताया गया था। देखिए वो खुश कितनी थी महिला इसकी अनाउंसमेंट करते हुए टीवी पर कि लिंडसे ग्राहम मर गए। लेकिन ठीक है, यहाँ भी तो लोग रोजाना सुबह शाम ईरान के खत्म हो जाने की कामनाएं करते ही है ना, खुलेआम ही करते हैं। देखिए, इस ईरान से आप और ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं के खुले बाल रखने के बाद जो है उनको दंड दिया जाता हो, जिनके पहनावे पर दंड दिया जाता हो, अभी भी उनको बुर्का नसी रहने के जो नहीं हो उसको दंड दिया जाता हो। और अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, हम कई बार बात कर रहे हैं इस चीज़ को जो रहा है। ईरान जो कुछ कर रहा है वह एक टेररिस्ट स्टेट का काम कर रहा है, और आज नहीं तो कल दुनिया की सारी ताकतों को एक साथ इकट्ठा होकर के उससे लड़ने की योजना बनानी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान को रसिया और चीन से सहायता मिल रहा है। रसिया चूंकि लड़ रहा है और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन जो है बहुत अंदर तक घुस करके रसिया में मार रहा है, तो ये संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका और यूरोप की जो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइलें हैं वो उसको दी जा रही है। सब एक सवाल आपसे तो पूछता हूं, कहीं प्रिंसिपल उसका का सवाल पूछता हूं आपसे, बुनियादी मैं मुस्लिम दुनिया की बात कर रहा हूं आपसे। भूल जाए कि हम क्या सोचते हैं ईरान के बारे में, अमेरिका या इजराइल क्या सोचता है। ईरान के बारे में मुस्लिम दुनिया क्या सोचती है और ईरान उनके बारे में क्या सोचता है। ये तो खामेनेई साहब का, इनके वाले भी और बड़े वाले भी, इनका तो खुला ये कहना था कि ये जितने मुस्लिम देश हैं इन किसी में भी जो है ना तो इस्लामी शासन है उनके हिसाब से, ना इस्लामी शासन है ना लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र तो ईरान में भी क्या है, लेकिन वो ये कहते थे कि ये राजशाहियां खत्म होनी चाहिए। जितने ये सब परिवारों की तो चल रहे हैं ना, बिल्कुल। कतर में भी, यूएई में भी, अबू धाबी, दुबई, इसके अलावा जितने बहरेन है, कुवैत है, हर जगह तो ईरान में राजशाही तो ईरान राजशाही खत्म करना चाहता है। ये राजशाही वाली मुस्लिम दुनिया ठीक है या ईरान जैसी जहां पर वो कट्टर इस्लामी शासन? नहीं, मैं कह रहा हूं कि राजशाही में यदि स्वतंत्रता हो, राजशाही अपने आप में ठीक नहीं है, लोकतंत्र तो हर जगह होना चाहिए, लेकिन उस कट्टर जमात को जो इस्लाम के नाम पर हत्या कर देता हो और लाखों लोगों को खत्म कर दिया, मार डाला गया, बच्चों को मार डाला गया, बेरहमी से मार डाला गया इस्लाम लागू करने के लिए, और जिस इस्लाम को ईरान मानता है उस इस्लाम को सऊदी अरब नहीं मानता है। जिस इस्लाम को ईरान मानता है वो तो मानता ही नहीं है कि ये प्योर इस्लाम है। ये सारे राजशाही वाले इस्लामी मुल्क बेहतर हैं ईरान से? नहीं, मैं बेहतर की बात नहीं, वो मानते हैं कि जो सुन्नी इस्लाम है वही मूल इस्लाम है, सिया इस्लाम तो फरेबी वाला इस्लाम है। वो मानते ही नहीं है कि वो इस्लाम का वो सही वारिस है। लेकिन चूंकि वहां पर दिक्कत क्या है कि जिसे मोहम्मद साहब के मृत्यु के पश्चात उनको जो अली थे, जो चौथे खलीफा हुए, उनको मानने वाले ये सब हैं, और ये सिया और सुन्नियों का विवाद है। इस कारण से ना तो आपको यूएई इसके पक्ष में दिखेगा, ना आपको सऊदी अरब कतर में दिखेगा, ना आपको कतर इसके पक्ष में दिखेगा। तो इनकी आपस की लड़ाई है ये। और क्या आपको लगता है कि कतर की इकोनॉमी को, सऊदी अरब की इकोनॉमी को, यूएई की इकोनॉमी को ये कोई कम खतरा है क्या? तो इस कारण से मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल दुनिया को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। या तो यूएन ने, नेटो ईरान का क्या करें? हाँ, ईरान का क्या करें, बिल्कुल। भारत भारत का कितना इंटरेस्ट डैमेज हो रहा है। जरा सर अपने पड़ोस की बात कर लेते हैं। पीओके में जो चल रहा प्रदर्शन है वो बिल्कुल भी काबू में नहीं है इस वक्त। वहाँ की सेना के और आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ की सरकार के वहाँ पर लगातार दमन हो ही रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो इस हद तक जा चुका है जो पहले कभी पीओके में नहीं हुआ था, कि वहाँ खुलेआम बात होने लगी है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये तो वहाँ लोगों ने माइक पे डिक्लेयर किया कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम हमारे रसद बंद करोगे, हमारा राशन पानी बंद करोगे, तो हमारे पास दूसरा भी रास्ता है, दूसरा रास्ता एलओसी वाला, हम उस पार जाएंगे। हम वहाँ की उन्होंने खुलकर भारत
कि इस वक्त LOC के इस तरफ जो कश्मीर है वहाँ के नाम लेकर के जगहों के कहा कि हम उनसे मदद की मांग करते हैं। ये लोग हमारा आटा चावल तक नहीं आने दे रहे, आपसे हमको उम्मीद है। अब एक ताज़ा बयान आपको और सुनाता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि बहुत ये चूरन बेच लिया तुमने कि श्रीनगर आज़ाद कराएंगे। अब कोई नहीं मानता इस बात को, यहाँ पर कोई नहीं मानता कि पाकिस्तान की मदद से हमें जम्मू कश्मीर की आज़ादी मिलने वाली है। बहुत बेच लिया है चूरन, अब इसका एक्सपायरी डेट हो चुका। 78 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। उन चूरन तो सारा कश्मीरी ऐसा कोई चूरन ना ले लगे। असा की तुसा है असा कश्मीर आजाद कर असा 78 साल श्रीनगर की ट्रक नहीं पत्ती मगर लाई रखा। आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। उन आदि कोली एगो पुत्र सिर दर्द गोली नहीं है जी बार बार सही खा क्या गोली नहीं आंख भी कोनी होनी। गोली की बात पर बस एक अपडेट आपको बता दूं, जो 42 लोग मारे गए थे सेना और पुलिस की एक हफ्ते में बलूचिस्तान में BLA के लोगों ने मारा था, उसके बाद हेलीकॉप्टर गनशिप्स तक को पाकिस्तान ने उन पर हमला करने के लिए उतार दिया है। एक दिन के अंदर 100 से ज्यादा बलूचों की हत्या, 106 लोगों की हत्या पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में कर दी है। ये भी दिखता है ना इनको। बड़ी अच्छी बात है कश्मीर के लोग जो बात करने लगे। देखिए मुझे लगता है कि जो लंबे समय से चल रहा था, एक आवरण बनाकर भारत से लड़ना है, भारत से लड़ना है, और थोड़ा सा हम लोग पॉलिसी पर बात करें क्योंकि कई बार ये नहीं होने से सब गड़बड़ हो जाती है। जब भारत सरकार ने ये तय किया कि गोली और बोली एक साथ नहीं है, अभी उनकी बात सुनते ही मेरे मन में आया, वो बार बार कह रहे थे ना कुछ भी मांगो वो गोली चला दे रहे थे। दरअसल पहले होता क्या था कि जो LOC है उस पर कभी भी कोई फायर खोल देता था, पाकिस्तानी रेंजर उधर से फायर खोल देते थे और इधर से फिर हमें जवाब देना पड़ता था, फिर बीच बीच में आतंकवादी हमले हो जाते थे, तो पूरा भारत और पाकिस्तान इसी में इंगेज रहता था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यानी जो अवैध कब्जे वाला हमारा जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास है, उसमें वो क्या करते थे, इस बहाने वो टेररिस्ट लॉन्च पैड करते थे। वहां के लोगों को यह अवसर ही नहीं मिलता था कि वो कभी उससे बाहर निकले। जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसने एक तो टेररिस्ट लॉन्च पैड, ये पूरा जो मीरपुर मुजफ्फराबाद ये पूरी की पूरी बेल्ट है उसको ध्वस्त किया। उससे क्या हुआ कि इन लोगों को अवसर मिल रहा, वरना तो ये जहां इतनी संख्या में खड़े हैं उतने में पुलिस और रेंजर और कमांडेंट तो बाद में आते, वो निकलकर आसपास वाले जो टेररिस्ट है वही इनको निपटा देते। तो एक ये बड़ा बदलाव हुआ। दूसरा, जब गोली बोली हमारी चली नहीं रही है पाकिस्तान के साथ, तो एक जो कहते हैं ना कि शोर नहीं है वो वाला जो दुनिया सुनती रहती थी कि भारत पाकिस्तान के बीच में ये हो रहा है, साफ साफ उनकी आवाज सुनाई दे रही। और मैं इसको उस स्टेप की तरफ देखता हूं जो बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या कभी ये संभव है कि वो वाला हिस्सा हमारी तरफ आ जाए या वो वाला हिस्सा आजाद हो जाए, सही मायनों में आजाद हो जाए। मैं कह रहा हूं अगर वो भी स्थिति बने कि वो अपने निर्णय को खुद ले, मुझे लगता है, मतलब ये मेरी निजी सोच है कि ये अब उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब जो हालात है वो कब होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन उस दिशा में जरूर है। ये नहीं कह सकते। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं ना खुलकर कि भाई वहां वाले कश्मीर की हालत देख लो, वहां पर वो लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। पॉलिसी डिसीजन को मतलब मुझे लगता है कि ठीक से सोचा जाना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ होता, हम रोज इंगेज रहते, तो क्या इनकी बात आती, क्या नहीं आती। अब वो इस वजह से भी सामने आ रही। ठीक।